स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने बीबीसी की रिसेंटली ऑन एयर हुई कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और 2022 में हुए गुजरात राइट्स को इंटर रिलेट करती इस कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होते ही रीजनल और नेशनल से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स तक चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए। दूसरी तरफ इंडियन डायस्पोरा द्वारा बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट भी किए गए। साथ ही इंडियन अथॉरिटीज द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर एलिज्ड प्रॉफिट ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के सिलसिले में रेड भी की गई। हालांकि अथॉरिटीज का ये कहना है कि बीबीसी के खिलाफ हुई इस कार्यवाही और कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसी बीच भारत सरकार द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री के ब्रॉडकास्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में बीबीसी के कंट्रोवर्शियल पास्ट के बारे में, क्योंकि आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आजाद भारत के इतिहास में बीबीसी को बैन का ये कोई पहला चैप्टर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार बीबीसी को भारत में बैन किया जा चुका है। लेकिन यहाँ हम बीबीसी की किसी स्पेसिफिक न्यूज रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि लंदन बेस्ड पूरी बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या है बीबीसी के कंट्रोवर्शियल पास्ट का सच? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बीबीसी पर कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री के चलते लगाए गए बैन इंसिडेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट आज यानी 21 फरवरी को है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बीबीसी के कंट्रोवर्शियल पास्ट को जानने से पहले चलिए हम भारत में उसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बीबीसी वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले ईयर 1924 में बीबीसी के जनरल मैनेजर जॉन रीड ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ऑफिस को अपनी एक रिटन एप्लीकेशन में ये सजेशन दिया था कि बीबीसी को भारत में ब्रॉडकास्टिंग के एक सेंट्रलाइज सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी जाए। जॉन का मानना था कि भारत में यह ब्रॉडकास्टिंग इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करेगी, लेकिन इस रिक्वेस्ट को मटेरियलाइज होने में 8 साल लग गए। फाइनली 1932 में बीबीसी ने अपनी इंग्लिश एम्पायर सर्विस को भारत में लॉन्च किया। उस समय इसका ब्रॉडकास्ट लंदन से होता था और भारत समेत ग्लोबल लेवल पर बहुत से देशों में इसकी रीच थी। मई 1940 में बीबीसी ने भारत में हिंदी लैंग्वेज सर्विस भी लॉन्च कर दी। वहीं अगर हम आज की बात करें तो बीबीसी बंगाली, तमिल, गुजरात, मराठी, पंजाबी और तेलुगु के साथ साथ नेपाली और उर्दू में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यही कारण है कि आज लंदन के बाहर बीबीसी का लार्जेस्ट न्यूज ऑपरेशन उसके दिल्ली ब्यूरो से ही रन होता है। दोस्तों, भारत में बीबीसी का इतिहास लगभग 9 दशक पुराना है। वहीं भारत में इसका विवादित इतिहास यानी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री भी लगभग 5 दशक पुरानी है, क्योंकि भारत में अपनी फुल फ्लेज सर्विसेज शुरू करने के कुछ दशक बाद ही बीबीसी और भारत सरकार के बीच पहली बार तानातानी शुरू हुई और इस तानातानी ने एक सिलसिले को शुरू कर दिया। 1970 में बीबीसी ने फ्रेंच फिल्म मेकर लुइस मैले की कलकत्ता और फैंटम इंडिया नाम की 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ब्रिटिश टेलीविजन पर रिलीज करी। इन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बीबीसी का डिस्क्रिप्शन ये था कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडियन एवरीडे लाइफ की इंप्रेशनिस्ट स्केचेस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज ब्रिटेन में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा और इंडियन गवर्नमेंट के गले नहीं उतरी।
ये वो दौर था जब भारत की कमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में थी। उस समय पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए गवर्नमेंट का भी यही मानना था कि ये इंडिया और इंडियंस के बारे में प्रीजुडिशियल या रॉन्ग स्टीरियोटाइप शो करती है और ये डॉक्यूमेंट्रीज हमारे देश और देशवासियों के रिगार्ड में नेगेटिव डिपिक्शंस प्रेजेंट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि लुइस माले ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में जानबूझकर इंडिया की ऐसी बायस्ड इमेज बनाने की कोशिश की है जिसमें भारत के अंडर डेवलप्ड रीजन्स को ओवर एम्फेसाइज कर प्रेजेंट किया गया है और आजाद भारत में हुए डेवलपमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। अपनी डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता की पॉवर्टी, स्लम्स और रिचुअल्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया था, अपनी डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता में भी माले ने कलकत्ता की पॉवर्टी, स्लम्स और रिचुअल्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया था, जिसे देखते हुए देश के ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर और कलकत्ता के वन ऑफ द हार्शेस्ट क्रिटिक्स सत्यजीत रे ने भी माले के रियल मोटिवेशंस पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में सरकार की ओर से बीबीसी की इन डॉक्यूमेंट्रीज पर कड़ा एतराज जताया गया और बीबीसी को इन डॉक्यूमेंट्रीज के प्रकाशन को रोकने के आदेश दिए गए, लेकिन बीबीसी ने सरकार के इस आदेश की अवहेलना कर दी। यही नहीं, बीबीसी ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज के रिगार्डिंग किसी भी पब्लिक अपॉलजी को भी रिलीज करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते अगस्त 29, 1970 को बीबीसी को इंडिया में अपना लगभग 3 दशक पुराना ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन बंद करना पड़ा। प्रेस इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज द्वारा बीबीसी इंडिया के करस्पॉन्डेंट रोनाल्ड रॉबसन को भी डिसएक्रेडिट कर दिया गया, जिससे उनके इंडिया में ऑपरेट करने पर भी पाबंदी लग गई। हालांकि बीबीसी पर लगाई गई ये पाबंदी 1972 में हटा दी गई, लेकिन किसे पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, साल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके चलते भारत में जहां एक ओर सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रेस को भी एक्सेसिवली सेंसर किया जा रहा था। किसी भी तरह के विरोध को दबाने के लिए गवर्नमेंट लगभग सभी छोटे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के बहुत से एमपीज ने मिलकर बीबीसी की एंटी इंडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए सरकार से उस पर पाबंदी लगाए जाने की मांग भी की, जिसके बाद सरकार ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा कि बीबीसी भारत में रहकर भारत की छवि को धूमिल कर रहा है। यही नहीं, सरकार का आरोप था कि देश के नाजुक हालातों में भी बीबीसी देश को पर्पसफुली डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर बीबीसी को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, जो 1977 में नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने तक लगा रहा। यही नहीं, इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट के प्रेस सेंसरशिप रेगुलेशंस को मानने से इनकार करने पर बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो के तत्कालीन चीफ मार्क टुली को भी सरकार की ओर से भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि लेट 1970s और 1980 के शुरुआती दौर में भारत के पंजाब सूबे में अस्थिरता अपने चरम पर थी। पाकिस्तान द्वारा देश के डिविजनरी फेसेट्स को बैकिंग दिए जाने से पंजाब में विरोध के सुर प्रबल थे। ये वो दौर था जब देश का माहौल ऐसा था कि एक चिंगारी पूरे देश में आग लगा सकती थी। पंजाब में स्थिति को हाथ से निकलता देख इंदिरा गांधी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीजें अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की और इसी कोशिश में 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंडरनवाला को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार छेड़ दिया गया। जहां एक ओर गवर्नमेंट देश में खालिस्तान मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब और दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे। इसी बीच अक्टूबर 1984 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश के बहुत से हिस्सों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में इन दंगों में कांग्रेस सरकार के हाथ होने की भी बात कही गई, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इन दंगों को कांग्रेस द्वारा की गई बदले की कार्यवाही बताई गई। कहा जाता है कि इन न्यूज रिपोर्ट के पब्लिश होने में बीबीसी की एक अहम भूमिका थी। यही नहीं, 2018 में दिए गए एक इंटरव्यू में बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो के तत्कालीन चीफ मार्क टुली ने बताया कि जब गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो रहा था, तब तक वो वहीं थे और वहां से वो एक घंटे का आंखों देखा विवरण बीबीसी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। उन्होंने ब्रॉडकास्ट तब तक जारी रखा जब तक पुलिस फोर्स द्वारा उन्हें गोल्डन टेम्पल कंपाउंड से फोर्सिबली हटाया नहीं गया। टुली का यह भी कहना था कि इस तरह का ब्रॉडकास्ट इंडियन गवर्नमेंट को उस समय पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसने सारी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश कर दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट वक्त रहते खालिस्तानी मूवमेंट को हैंडल करने में नाकाम रही है। हालांकि बीबीसी से दूर सरकार इस पूरे मुद्दे को एक अलग नजरिए से देख रही थी और वो बीबीसी की इस तरह की रिपोर्टिंग से नाखुश थी।
इस ऑपरेशन के शुरू होने के पहले ही बीबीसी ने भिंजनवाला द्वारा गोल्डन टेम्पल के अंदर किए गए फोर्टिफिकेशन को लेकर भी एक स्टोरी पब्लिश की थी, जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी सकते में थी, क्योंकि तब तक किसी दूसरे इंडियन न्यूज़पेपर या टेलीविजन ने इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी। हालांकि पहले की तरह इस बार इमरजेंसी के बाद चेंज हुए पॉलिटिकल स्फीयर के चलते बीबीसी को पूरी तरह बैन नहीं किया गया। दोस्तों 2015 में बीबीसी ने 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और मर्डर पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इंडियाज डॉटर नाम के इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म मेकर लेस्ली उडविन ने बनाया था। इस डॉक्यूमेंट्री में निर्भया केस के रेपिस्ट के इंटरव्यूज भी थे। न्यूज प्लेटफॉर्म द फेडरल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री में एक रेपिस्ट मुकेश सिंह को ये कहते दिखाया गया था कि अच्छी लड़कियों को रात में 9 बजे घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासतौर पर सो कॉल्ड रॉन्ग क्लोथ्स में। रात में डिस्को और बार्स में जाने वाली लड़कियों को इस तरह सबक सिखाया जाता है और हमने वही किया। यही कारण था कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होते ही तत्कालीन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उसे हाईली डेरोगेटरी और अफरंट टू वुमेन कहा था। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए उस समय भी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था। सिमिलरली 2017 में बीबीसी ने किलिंग ऑफ कंजर्वेशन नाम की अपनी एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में चलाए जा रहे राइनो कंजर्वेशन स्कीम पर सवाल उठाए थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार राइनो कंजर्वेशन के नाम पर अथॉरिटीज द्वारा फॉरेस्ट गार्ड्स को अल्टीमेट एग्रेसिव पावर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसके तहत फॉरेस्ट गार्ड्स अपने खुद के इंस्टेंट जजमेंट के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति पर शूट कर सकते हैं जिन्हें वो राइनो के लिए खतरा मानते हैं, फिर चाहे इस कार्यवाही में सो कॉल्ड थ्रेट की मौत ही क्यों ना हो जाए। इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होते ही यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में एस्टैब्लिश किए गए नैरेटिव को ग्रॉसली इरोनियस बताया था। यही नहीं, इसके बाद भारत में टाइगर रिजर्व को गवर्न करने वाली एजेंसी एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी बीबीसी और उसके जर्नलिस्ट जस्टिन रॉवर्ट पर देश के सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में एंट्री पर 5 साल तक बैन इंपोज किया था। दोस्तों इन सभी बैन इंसिडेंसेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बीबीसी का भारत में इतिहास अपने डॉक्यूमेंट्रीज की ही तरह कुछ कंट्रोवर्शियल रहा है, जहां कभी बीबीसी फैक्ट्स तो कभी फिक्शंस को पोर्ट्रे करता नजर आया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सब के बीच बीबीसी इस तरह की ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड को ज्यादा हाईलाइट करती नजर आई हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी कहां तक जाती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। And the question is, in recent years, we have seen the banning of movies or books by government in India on the pretext of hurting sentiments of certain sections of the population or defaming the country. Do you think such bans are justified? Critically comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।